हेलो दोस्तों। कैसे हैं आप लोग? आशा करता हूं आप सभी अच्छे होंगे। दोस्तों, आज के सेगमेंट में हम स्टार्ट करने वाले हैं क्लास 12th के लिए बैलेंस ऑफ पेमेंट। कोशिश करूंगा कि पूरा का पूरा चैप्टर एक ही वीडियो में खत्म कर दे। अगर कुछ बच जाता है पोर्शन लास्ट के, तो उसे नेक्स्ट वीडियो में मैं एंड करूंगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, देखते हैं कहाँ तक आज कर पाते हैं। तो ये चैप्टर है आपका बैलेंस ऑफ पेमेंट। काफी इंपॉर्टेंट चैप्टर है जिसकी टोटल वेटेज है 8 मार्क्स की। तो इस चैप्टर को आज हम करने वाले हैं, इसके कॉन्सेप्ट को भी समझेंगे। बेसिकली बैलेंस ऑफ पेमेंट होता क्या है? तो बैलेंस ऑफ पेमेंट बेसिकली एक अकाउंटिंग स्टेटमेंट है जो डुअल अकाउंटिंग सिस्टम पे बेस्ड है। इसका मेन वर्क होता है कि जितने भी जो इंटरनेशनल ट्रांजेक्शन्स है किसी कंट्री का मॉनेटरी टर्म में, उसको रिकॉर्ड करना। जितने भी मॉनेटरी टर्म में इंटरनेशनल ट्रांजेक्शन्स है उसको बैलेंस ऑफ पेमेंट में रिकॉर्ड की जाती है। जैसे एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट ऑफ गुड्स, एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट ऑफ सॉरी सर्विसेज, उसके बाद कैपिटल ट्रांसफर, यूनिलेटरल ट्रांसफर, इन सबको ये रिकॉर्ड करता है। और ये हमें इंटरनेशनल ट्रांजेक्शन्स और इकोनॉमिक सिचुएशंस को डिपिक्ट करता है। उसमें इकोनॉमिक प्लानिंग, पॉलिसी, इन सब में हमें हेल्प भी करता है। तो आइए इसके हम लोग इंपोर्टेंस को भी देखेंगे। पहले समझते हैं बैलेंस ऑफ पेमेंट होता क्या है। तो जैसा कि मैंने बताया, बैलेंस ऑफ पेमेंट क्या है? बैलेंस ऑफ पेमेंट एक अकाउंटिंग स्टेटमेंट है। एक अकाउंटिंग स्टेटमेंट है जो रिकॉर्ड करता है वो सभी मॉनेटरी ट्रांजेक्शन्स को जो किस किस के बीच हुआ है। तो रेसिडेंट ऑफ अ कंट्री एंड रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड। तो इसके डेफिनेशन को समझते हैं। तो अगर बैलेंस ऑफ पेमेंट का हमें डेफिनेशन लिखना हो तो हम कैसे लिखेंगे? बीओपी मींस बैलेंस ऑफ पेमेंट refers to the accounting statement which record all the monetary transaction transactions between normal resident of a country and rest of the world। इसका क्या मतलब है? तो कोई भी नॉर्मल रेसिडेंट ऑफ अ कंट्री, कोई भी पर्सन किसी कंट्री का अगर नॉर्मल रेसिडेंट है, वो किसी दूसरे कंट्री के साथ अगर मॉनेटरी टर्म में कोई भी ट्रांजेक्शन्स करता है तो उसको जहां रिकॉर्ड करेंगे वो बैलेंस ऑफ पेमेंट अकाउंट होगा। ठीक है। अब सबसे पहले समझेंगे कि ये मॉनेटरी ट्रांजेक्शन्स क्या होता है। बैलेंस ऑफ पेमेंट के अंडर ये मॉनेटरी ट्रांजेक्शन्स क्या होता है, इसको समझना बहुत ज्यादा जरूरी है। ये जो मॉनेटरी ट्रांजेक्शन्स हैं ये क्या होता है, इसको समझने से हमें लगभग लगभग पता चल जाता है कि बैलेंस ऑफ पेमेंट के अंदर हम क्या रिकॉर्ड करते हैं। ठीक है। तो
सबसे पहले हम समझेंगे मॉनेटरी ट्रांजेक्शन्स, या इसे या तो हम मॉनेटरी ट्रांजेक्शन्स कहेंगे, मॉनेटरी ट्रांजेक्शन, या फिर इसे ही हम इकोनॉमिक ट्रांजेक्शन भी कहते हैं। इकोनॉमिक ट्रांजेक्शन भी कहेंगे। अब ये मॉनेटरी ट्रांजेक्शन या इकोनॉमिक ट्रांजेक्शन, ये क्या कौन कौन से ऐसे ट्रांजेक्शन है जिसको इस कैटेगरी में रखा गया है? तो ये टोटल बैलेंस ऑफ पेमेंट में टोटल कितने हैं? टोटल 4 हैं। ये टोटल 4 ऐसे ट्रांजेक्शन्स हैं जिसको उसमें रखा गया है। जैसे जितने भी विजिबल ट्रांजेक्शन्स या विजुअल आइटम्स के जितने भी ट्रांजेक्शन्स हैं उसको इसमें रखा गया है। फिर दूसरा इनविजिबल, ये अभी हम समझेंगे इनविजिबल में किस किस चीज को हम रखते हैं, विजिबल में किन किन चीजों को रखते हैं, इन सबको इनविजिबल आइटम्स। फिर कैपिटल ट्रांसफर, कैपिटल ट्रांसफर, और फिर यूनिलेटरल ट्रांसफर। यूनिलेटरल ट्रांसफर को और हम क्या कहेंगे? इसे हम करेंट ट्रांसफर भी कहते हैं। क्लियर? तो ये 4 टाइप्स के टोटल मॉनेटरी ट्रांजेक्शन के अंदर या इकोनॉमिक ट्रांजेक्शन्स के अंदर रिकॉर्ड किया जाता है। ये 4 टाइप्स के टोटल ट्रांजेक्शन है। अब हम सबसे पहले इन ट्रांजेक्शन्स में सबसे पहले हम देखेंगे स्ट्रक्चर ऑफ बैलेंस ऑफ पेमेंट। इसके बाद जो हम देखने वाले हैं टॉपिक वो है स्ट्रक्चर ऑफ बैलेंस ऑफ पेमेंट, यानी बैलेंस ऑफ पेमेंट का स्ट्रक्चर कैसा होता है। हमने अभी देखा कि बैलेंस ऑफ पेमेंट एक अकाउंटिंग स्टेटमेंट है, साथ में बैलेंस ऑफ पेमेंट डबल एंट्री सिस्टम के ऊपर बेस्ड है। तो यहाँ पर डबल एंट्री सिस्टम की तरह ही रिकॉर्ड भी होगा, जैसे आप लोग अकाउंटिंग में रिकॉर्ड करते हैं ट्रांजेक्शन्स को, वैसे ही रिकॉर्ड्स यहाँ भी रिकॉर्डिंग की जाती है। तो अब हम देखेंगे स्ट्रक्चर ऑफ बीओपी, बैलेंस ऑफ पेमेंट। बेसिकली ये जो स्ट्रक्चर है इसमें अगर हम बैलेंस ऑफ पेमेंट को देखें तो इसमें दो अलग अलग पार्ट्स होते हैं ना। यहाँ पर हम बीओपी को दो अलग अलग पार्ट्स में क्या करेंगे? डिवाइड कर लेंगे। तो एक को हम क्रेडिट साइड में रखेंगे और एक को डेबिट साइड। जैसे कुछ ट्रांजेक्शन क्रेडिट साइड में रिकॉर्ड होगा, इसको पॉजिटिव साइड भी कहेंगे, और कुछ ट्रांजेक्शन डेबिट साइड में रिकॉर्ड होगा। जैसे क्रेडिट साइड में वो ट्रांजेक्शन्स रिकॉर्ड होगा जिसमें इनफ्लो ऑफ फॉरेन करेंसी होगा, यानी करेंसी अपने कंट्री में आएगा, ऐसा जो भी ट्रांजेक्शन है उसको हम क्रेडिट साइड में रिकॉर्ड करेंगे। ठीक है।
फिर डेबिट साइड में वो सारे ट्रांजेक्शन्स को रिकॉर्ड की जाएगी जिसमें आउटफ्लो होगा, आउटफ्लो ऑफ फॉरेन करेंसी, यानी हमारे रिजर्व से, जो हमारा ऑफिशियल रिजर्व है, या हमारे यहां से अगर फॉरेन करेंसी आउटफ्लो हो रहा है, जा रहा है, तो उसको हम डेबिट साइड, इसको नेगेटिव साइड कहेंगे और इसको पॉजिटिव साइड कहेंगे। पॉजिटिव साइड में क्या होगा कि डॉलर आएगा, कंट्री में इनफ्लो होगा डॉलर का, और नेगेटिव साइड में क्या होगा, डॉलर का आउटफ्लो होगा। ये हो गया आपका बैलेंस ऑफ पेमेंट का स्ट्रक्चर, ये दो। तो इधर हम किस चीज को लिखेंगे, जैसे एक्सपोर्ट, एक्सपोर्ट को हम किधर रखेंगे, पॉजिटिव साइड। क्यों, एक्सपोर्ट करने से कंट्री के अंदर डॉलर या फॉरेन करेंसी का इनफ्लो होगा। लेकिन अगर हम इंपोर्ट लिखते हैं तो वो हम डेबिट साइड लिखेंगे। क्यों, क्योंकि इससे हमारी कंट्री से फॉरेन करेंसी आउटफ्लो होगा। ठीक है, तो एक्सपोर्ट को हम पॉजिटिव साइड और इंपोर्ट को नेगेटिव साइड। फिर अगर हम देखें तो जैसे इन्वेस्टमेंट फ्रॉम एब्रॉड है, तो उसे हम किधर लिखेंगे, उसे लिखेंगे क्रेडिट साइड में। इन्वेस्टमेंट टू एब्रॉड है तो उसे लिखेंगे डेबिट साइड में। ठीक है, इस तरीके से हम सारे ट्रांजेक्शन्स में केवल ये ध्यान रखना है कि जिसमें डॉलर हमारे पास आ रहा है, इनफ्लो हो रहा है, उसको हम क्रेडिट साइड में लिखेंगे, और जिससे डॉलर हमारे पास से जा रहा है या फॉरेन करेंसी हमारे पास से आउटफ्लो हो रहा है, उसको हम डेबिट साइड में लिखेंगे। फिर हम करेंगे बैलेंस ऑफ बीओपी, यानी बैलेंस ऑफ पेमेंट, इसका बैलेंस देखेंगे। वैसे तो बीओपी क्या होना चाहिए, तो दोनों साइड इक्वल होना चाहिए, ताकि एक्सपोर्ट माइनस इंपोर्ट इज इक्वल टू क्या हो जाना चाहिए, जीरो। दोनों साइड क्या होना चाहिए, इक्वल, इक्वल वैल्यू होना चाहिए, इधर भी इक्वल और इधर भी इक्वल, सो दैट कि जो ओवरऑल वैल्यू है वो क्या होना चाहिए, जीरो होना चाहिए, वो ओवरऑल वैल्यू जीरो होना चाहिए। लेकिन अगर ओवरऑल वैल्यू जीरो नहीं होता है, उस केस में बीओपी या तो सरप्लस होगा या तो डेफिसिट होगा। तो सबसे पहले अगर बैलेंस्ड बीओपी है, बैलेंस्ड अगर बीओपी अगर बैलेंस्ड है, अगर बैलेंस्ड बीओपी है, इसका मतलब कि जो क्रेडिट साइड है वो इक्वल है डेबिट साइड के। क्लियर, मतलब जितने भी क्रेडिट आइटम्स है वो डेबिट आइटम्स के इक्वल है। ठीक है, तो इसको हम क्या कहेंगे, इसको कहेंगे हम बैलेंस्ड बीओपी। ये क्या कहलाएगा, बैलेंस्ड बीओपी। यानी यहां पर जो बीओपी है, बैलेंस ऑफ पेमेंट है, वो क्या है, इक्वल है। मतलब कि सीधा आप कह सकते हो रिसीट्स ऑफ फॉरेन एक्सचेंज इज इक्वल टू पेमेंट ऑफ फॉरेन एक्सचेंज। रिसीट्स ऑफ, यहां पर मैं डॉलर ही लिख देता हूं, डॉलर इज इक्वल टू पेमेंट ऑफ डॉलर, ये दोनों इक्वल हो जाएगा। लेकिन अगर बैलेंस्ड नहीं है तो या तो वो सरप्लस में चल रहा है या फिर डेफिसिट में चल रहा है, या तो सरप्लस में या फिर डेफिसिट। अगर सरप्लस में चल रहा है तो क्या होगा, तो सिंपल है, क्रेडिट बैलेंस इज मोर देन डेबिट बैलेंस। अगर क्रेडिट बैलेंस हमारा मोर देन डेबिट बैलेंस होता है, इसका मतलब हम सरप्लस में चल रहे हैं। और अगर, यानी अगर हमारा फॉरेन एक्सचेंज का रिसीट अगर ग्रेटर देन पेमेंट ऑफ फॉरेन एक्सचेंज अगर हो गया, तो हम किस में जाएंगे, सरप्लस में। ठीक है, तो सरप्लस में एक तो हम ये देख लेते हैं कि क्रेडिट साइड क्या होना चाहिए, क्रेडिट साइड ग्रेटर देन डेबिट साइड।
दूसरा कि जो रिसीट है वो ग्रेटर देन पेमेंट होना चाहिए। तो ये सरप्लस में रहेगा। इसको और ज्यादा हम लोग डीप जाकर के स्टडी करेंगे अभी आगे चैप्टर में। फिर अगर डेफिसिट है तो उल्टा हो जाएगा, यहां पर डेबिट साइड हो जाएगा ग्रेटर देन क्रेडिट साइड। यानी पेमेंट इज ग्रेटर देन रिसीव। तो ये ओवरऑल बैलेंस्ड है बीओपी का, जो बैलेंस है बीओपी का और स्ट्रक्चर है बीओपी का। ठीक है। अब इसके बाद हम लोग सीधे आ जाएंगे थोड़ा सा। अब हम देखेंगे कि कंपोनेंट्स ऑफ बीओपी, यानी बैलेंस ऑफ पेमेंट के कौन कौन से कंपोनेंट्स हैं। ऐसे तो तीन कंपोनेंट्स हैं बैलेंस ऑफ पेमेंट के। एक कौन से? एक है करेंट अकाउंट, दूसरा है कैपिटल अकाउंट, एंड तीसरा है ऑफिशियल रिजर्व अकाउंट। ये तीन कंपोनेंट्स होता है बैलेंस ऑफ पेमेंट के। बैलेंस ऑफ पेमेंट को अगर हम उसके सब एलिमेंट को देखें तो ये तीन ऐसे कंपोनेंट्स है जो बैलेंस ऑफ पेमेंट के अंदर रिकॉर्ड की जाती है। इसमें जो मेन कंपोनेंट्स है वो है करेंट अकाउंट और कैपिटल अकाउंट। जो मेन कंपोनेंट्स है जिसे हम ऑटोनोमस कंपोनेंट भी कहेंगे, ये है करेंट अकाउंट और कैपिटल अकाउंट। और ऑफिशियल रिजर्व की रिक्वायरमेंट तब होती है जब या तो ये सरप्लस में जा रहा है या डेफिसिट में जा रहा है। ये काम करता है जैसे बीओपी को बैलेंस करने का काम करता है ऑफिशियल रिजर्व। तो इसका बहुत ज्यादा रोल तब होता नहीं है जब बीओपी बैलेंस हो, या बैलेंस्ड बीओपी में के सिचुएशन में इसका यूज नहीं है। जब बीओपी डेफिसिट होगा या सरप्लस में होगा जब भी ऑफिशियल रिजर्व का यूज है। आओ देखते हैं। सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे करेंट अकाउंट। करेंट अकाउंट। अभी करेंट अकाउंट क्या होता है? तो करेंट अकाउंट एक ऐसा अकाउंट होता है, ऐसा कंपोनेंट्स ऑफ बीओपी है जो वो सारे ट्रांजैक्शंस रिकॉर्ड करता है जो कंट्री के एसेट और लायबिलिटी स्टेटस को इफेक्ट नहीं करता। ठीक है। ये वो सारे ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करता है जो कंट्री के एसेट एंड लायबिलिटी स्टेटस को पर इंपैक्ट नहीं डालता। ठीक है। तो करेंट अकाउंट उन ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करता है। आइए देखते हैं। तो इसको कैसे डिफाइन करेंगे? सिंपल है। करेंट अकाउंट रिकॉर्ड records all those transactions which do not impact on
एसेट लायबिलिटी स्टेटस ऑफ द कंट्री। तो ये कंट्री के एसेट लायबिलिटी स्टेटस को इफेक्ट नहीं करता। ठीक है। तो करेंट अकाउंट में ऐसे कौन कौन से कंपोनेंट्स है जो रिकॉर्ड करते हैं, तो उसको पहले देखेंगे। कंपोनेंट्स ऑफ करेंट अकाउंट। अब इसमें टोटल कितने, इसमें इसके भी कंपोनेंट्स हैं अपने। टोटल 3 कंपोनेंट्स। ठीक है। ये किस किस को रिकॉर्ड करता है? ये रिकॉर्ड करता है एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट ऑफ गुड्स। दूसरा, एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट ऑफ सर्विसेज। एंड थर्ड, यूनिलैटरल ट्रांसफर। ये 3 चीजों को रिकॉर्ड करता है कौन? करेंट अकाउंट। अब हम इससे फर्दर स्टेप में देखेंगे कि एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट्स ऑफ गुड्स को हम क्या कहते हैं। फिर और फर्दर और कोई दूसरा नाम क्या हो सकता है। फिर हम ये देखेंगे एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट ऑफ सर्विसेज को, और फिर यूनिलेटरल ट्रांसफर। आइए देखते हैं। तो देखिए, मैंने कहा कि सबसे पहले एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट ऑफ गुड्स। अब इसको हम विजुअल आइटम्स भी कहते हैं। इसको हम विजुअल आइटम्स भी कहेंगे। क्यों कहेंगे विजुअल आइटम्स? क्योंकि गुड्स है, अक्रॉस द बॉर्डर क्रॉस होते हुए हमें दिखता है। सपोज कि एक मोबाइल फोन अगर इंडिया से बांग्लादेश की तरफ उसको एक्सपोर्ट किया जा रहा है, तो वो दिखेगा, अक्रॉस द बॉर्डर हमें दिखेगा, उसकी विजिबिलिटी है। तो इसलिए उसको हम, वो टेंजिबल है, उसे हम टच कर सकते हैं, देख सकते हैं कि हाँ ये बॉर्डर क्रॉस कर रहा है। इसलिए इसको विजुअल आइटम्स में रखा गया है। इसी को हम मर्चेंडाइज ट्रेड भी कहेंगे। ठीक है। तो ये एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट ऑफ गुड्स को हम और क्या क्या कह सकते हैं? विजुअल आइटम्स कह सकते हैं या मर्चेंडाइज ट्रेड भी कहेंगे। ठीक है। इसका जितना एक्सपोर्ट और इंपोर्ट हुआ है उसको हम कहाँ रिकॉर्ड करेंगे? उसको रिकॉर्ड करेंगे करेंट अकाउंट में। फिर दूसरा है आपका एक्सपोर्ट एंड
इंपोर्ट ऑफ सर्विसेज। अब देखिए सर्विसेज है, तो सर्विसेज तो इंटेंजिबल गुड्स होता है, नॉन मटेरियलिस्टिक प्रोडक्ट होता है, तो ये तो अक्रॉस द बॉर्डर दिखेगा नहीं, इसलिए इसको और क्या नाम दिया गया, इनविजिबल ट्रेड या इनविजिबल आइटम्स। इसको इनविजिबल आइटम्स कहा गया। अच्छा, सर्विसेज दो टाइप्स के होंगे, सर्विसेज हमेशा दो टाइप्स के होंगे, एक होगा फैक्टर सर्विसेज, और दूसरा होगा नॉन फैक्टर सर्विसेज। फैक्टर सर्विसेज में क्या सब आएगा, तो जितने भी फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन से जो भी फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन ट्रांसफर किया जाता है दूसरी कंट्री को, या दूसरी कंट्री से हमारे यहाँ ट्रांसफर होगा, उन सबको हम फैक्टर सर्विसेज के अंदर एस्टिमेट करेंगे, जैसे कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉय सीओई, जैसे रेंट, जैसे इंटरेस्ट, जैसे प्रॉफिट, इटिश, ये सब फैक्टर सर्विसेज में आएगा। फिर है नॉन फैक्टर सर्विसेज, इसके अंडर क्या क्या आ जाएगा, तो इसके अंडर आएगा बैंकिंग, फिर आएगा इंश्योरेंस, फिर ट्रांसपोर्ट, ये सब नॉन फैक्टर सर्विसेज में आ जाएगा, इसको हम रिकॉर्ड करेंगे। ये जितने ट्रांजेक्शन है इन सबको हम रिकॉर्ड करेंगे कहाँ, करेंट अकाउंट में। फिर इसके अलावा और क्या, तो यूनिलैटरल ट्रांसफर, इसको भी हम रिकॉर्ड करेंगे करेंट अकाउंट। ठीक है, यूनिलेटरल ट्रांसफर का मतलब क्या है, वन साइडेड ट्रांजेक्शन्स जितने सारे होते हैं, जैसे इसके अंडर हम इसे हम करंट ट्रांसफर भी कहते हैं, जैसे इसके अंदर गिफ्ट आ गया, ग्रांट्स आ गए, डोनेशन आ गया, और इस तरीके की सारी चीजें जो बेसिकली वन साइडेड है, ये सब के सब इसके अंडर कवर किया जाएगा। ठीक है, अब यहां पर इस करेंट अकाउंट के जो भी ट्रांजेक्शन है उसमें सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है बैलेंस ऑफ ट्रेड, ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो करंट अकाउंट बैलेंस जब हम फाइंड करते हैं तो उसी में बैलेंस ऑफ ट्रेड भी आता है, जितने भी विजुअल आइटम्स होता है। तो सबसे पहले आइए समझ लेते हैं बैलेंस ऑफ ट्रेड क्या होता है, और ये आज का लास्ट टॉपिक है। फिर दूसरे वीडियो में मैं इससे ज्यादा आगे का जो भी टॉपिक है वो समझाऊंगा, ये लास्ट टॉपिक है इस वीडियो का, ये है बैलेंस ऑफ ट्रेड। तो बैलेंस ऑफ ट्रेड बेसिकली क्या है, देखिए बैलेंस ऑफ ट्रेड बेसिकली डिफरेंस है। ठीक है, डिफरेंस किस चीज का है, तो बैलेंस का, अमाउंट का, है ना। बैलेंस ऑफ ट्रेड क्या है बेसिकली, refers to the difference
डिफरेंस ऑफ अमाउंट ऑफ एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट ऑफ विजुअल आइटम्स। ठीक है। तो बैलेंस ऑफ ट्रेड क्या है बेसिकली? ये एक डिफरेंस है किस चीज का? तो एक्सपोर्ट के अमाउंट का और इंपोर्ट के अमाउंट का। ठीक है। लेकिन ये ध्यान रखना है कि ये केवल विजुअल आइटम्स के एक्सपोर्ट इंपोर्ट के डिफरेंसेस को बताता है। यहां पर इनविजिबल आइटम्स को हम रिकॉर्ड नहीं करेंगे। यानी बीओटी अगर हम देखें, बीओटी इज इक्वल टू एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स माइनस इंपोर्ट ऑफ गुड्स। बीओटी बेसिकली इन चीजों को शो करता है। ठीक है। तो जरूरी नहीं है बीओटी अपने आप में बैलेंस्ड हो, है ना। ये बैलेंस नहीं भी होता। अगर बीओटी बेसिकली अगर बैलेंस नहीं होता और डेफिसिट में चला जाता है तो बीओपी के अमाउंट से हम इसको कंपनसेट करते हैं। ठीक है। बट बीओपी अगर डेफिसिट में जाएगा तो बीओटी के बैलेंस से बीओपी को हम कंपनसेट नहीं करेंगे, क्योंकि बीओपी अपने आप में एक वाइडर कॉन्सेप्ट है एंड बीओटी इज जस्ट अ पार्ट ऑफ बीओपी। ठीक है। ये बस एक पार्ट है, एक हिस्सा है बीओपी का। क्योंकि बीओपी विजिबल, इनविजिबल, यूनिलेटरल ट्रांसफर, कैपिटल ट्रांसफर हर एक चीज को रिकॉर्ड करता है। ये विजिबल आइटम्स को छोड़ करके और किसी भी ट्रांजेक्शन्स को रिकॉर्ड नहीं करेगा। तो आप सिंपल समझ लो कि बीओपी दादाजी हैं बीओटी के। ठीक है। पिताजी भी नहीं, दादाजी हैं वो, है ना। बीओटी जैसे बीओपी के अंदर कई सारे ट्रांजेक्शन्स और आइटम्स हैं। ठीक है। तो बीओटी बेसिकली क्या है कि सिंपल एक पार्ट है, एक हिस्सा है किसका? बीओपी का। इसलिए बीओटी की डेफिसिट को हम किससे कंपनसेट कर सकते हैं? बैलेंस ऑफ पेमेंट से। बट बैलेंस ऑफ पेमेंट की डेफिशिएंसीज को या उसकी डेफिशिएंट को हम बीओटी से कंपनसेट नहीं कर सकते। तो ये जरूरी नहीं है कि बीओटी बैलेंस्ड हो। तो बीओटी अगर बैलेंस्ड नहीं है तो बीओटी बेसिकली क्या होगा? या तो डेफिसिट होगा या सरप्लस होगा। तो डेफिसिट या सपोज सरप्लस है तो सरप्लस एक ही केस आपको समझना है कि अगर एक्सपोर्ट ग्रेटर देन इंपोर्ट है तो सरप्लस है, अगर एक्सपोर्ट लेस देन इंपोर्ट है तो डेफिसिट है। तो अगर एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स माइनस इंपोर्ट ऑफ गुड्स तो वो सरप्लस हो गया। और अगर इंपोर्ट ऑफ गुड्स माइनस एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स अगर हो गया तो ये क्या होगा? ये डेफिसिट होगा। ठीक है। और डेफिसिट होगा तो मैंने अभी आपको बताया कि बीओपी अगर बीओटी डेफिसिट में जाता है तो क्योंकि बीओपी दादाजी हैं तो भैया पोते की डेफिसिट बैलेंस को दादाजी क्या करते हैं? कंपनसेट कर देते हैं। लेकिन पोता नहीं करता। क्या करेंगे? कलयुग है।
है ना। तो वही चीज यहां पर भी है कि बीओपी अपने बैलेंस से बीओटी की बैलेंस को, उसकी डेफिशिएंसीज को क्या करता है, कंपनसेट करता है, लेकिन बीओटी ऐसा नहीं कर सकता। ठीक है। तो बीओटी और बीओपी में डिफरेंस क्या है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको भी समझ लेते हैं। डिफरेंस बिटवीन बीओपी एंड बीओटी। तो बीओटी क्या है, हमने अभी देखा, ये क्या है, ये है डिफरेंस ऑफ एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट ऑफ विजिबल आइटम्स। ये बीओटी हो। जबकि बीओपी, बीओपी आपको पता ही है, ये वो सारे ट्रांजेक्शन्स को रिकॉर्ड करता है, सिस्टमैटिक रिकॉर्ड करता है सभी इकोनॉमिक ट्रांजेक्शन्स जो कि नॉर्मल रेसिडेंट ऑफ अ कंट्री एंड रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड के बीच में हुआ है ना। फिर अगर हम बीओटी देखें, तो बीओटी क्या है, ये ओनली बीओटी रिकॉर्ड करता है इस चीज को, ओनली विजिबल आइटम को। जबकि बीओपी रिकॉर्ड करता है विजिबल, इनविजिबल, कैपिटल ट्रांसफर, यूनिलेटरल ट्रांसफर, सबको रिकॉर्ड करता है। ठीक है। इस लिहाज से बीओटी क्या होगा, बीओटी एक नैरोवर कॉन्सेप्ट है, बीओटी एक नैरोवर कॉन्सेप्ट होगा। जबकि बीओटी एक वाइडर, बीओपी एक वाइडर कॉन्सेप्ट होगा। सिंपल। और फिर अगर बीओटी का अनफेवरेबल बैलेंस है, तो वो बीओपी के बैलेंस से कंपनसेट हो सकता है, लेकिन बीओपी का अनफेवरेबल बैलेंस कभी भी बीओटी से कंपनसेट नहीं होगा। ये बीओटी के बैलेंस से, आउट ऑफ बीओटी बैलेंस, वो कभी भी कंपनसेट नहीं होगा। तो आई होप कि आपको यहां तक समझ में आया होगा। इससे आगे का वीडियो कल आपको इसी टाइम पे मिल जाएगा। तो अब जो हम नेक्स्ट वीडियो लाएंगे उसमें इससे आगे जो भी पॉइंट है उसको हम क्लियर करेंगे। तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कीजिए, ताकि दूसरों को भी इसका बेनिफिट मिल सके। अगर टॉपिक अच्छा लगा हो तो लाइक जरूर कीजिएगा, और सब्सक्राइब ज्यादा से ज्यादा कीजिए और करवाइए भी। तो आज के सेगमेंट में इतना ही। धन्यवाद।